Hello students, welcome to Shortcut. We are continuing our topic figures of speech. We have already studied about most of the figures of speech in my earlier two videos. Today we will continue the remaining one. So we will continue from 19th figure of speech, that is transferred epithet. Now what is transferred epithet? Now first of all we have to understand the meaning of epithet. Epithet means adjective, and the adjective in a sentence, if its place is transferred from the noun to another word, to which another word? The word to which it is closely associated, there we can say it is transferred epithet. तो epithet का मतलब होता है adjective, और adjective जब noun से किसी दूसरे word के ऊपर transfer हो जाता है, उसका जो transfer दूसरे नियर बाय वर्ड्स पे हो जाता है, क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस केस के अंदर हम ट्रांसफर्ड एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लेंगे, when those two happy words are penned। ये फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल का, when those two happy words are penned। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजेक्टिव है हैप्पी। अब हैप्पी जो है, हैप्पी कौन होना चाहिए? जो लिखने वाला, जो पोएट है, जो वर्ड्स लिख रहा है, वो हैप्पी होना चाहिए। बट यहाँ पर जो हैप्पी एडजेक्टिव है वो वर्ड्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया है। व्हेन दोज टू हैप्पी वर्ड्स, क्योंकि हैप्पी तो पोएट होने, बट हैप्पी वर्ड्स आर पेंड, हैप्पी यहाँ पर जो है वो पोएट से वर्ड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। एंड व्हेन मैच्योरर एज ही सीज। मैच्योर कौन है? पोएट की बात की जा रही है। लेकिन व्हेन मैच्योरर एज, मैच्योर जो है यानी कि जो एडजेक्टिव मैच्योरर है वो एज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख रहे हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं हैप्पी एंड मैच्योरर, इनका जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया गया है मेन नाउन ऑफ द वर्ड सेंटेंस से दूसरे क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के ऊपर। तो इस केस के अंदर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा देखने को वो होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो अभी 20th की तरफ चलते हैं हम। वो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच आयरनी। आयरनी क्या है? द मीनिंग इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वॉट इज सेड और रिटन। अब इसके अंदर जो मीनिंग होता है, कोई भी सेंटेंस जो है उसका मीनिंग हम पढ़ने के बाद मीनिंग जो उसमें लिखा गया उसी के हिसाब से मीनिंग होता है। लेकिन कविता के अंदर जब कवि जो है वो सेंटेंस के द्वारा मीनिंग एकदम ओपोजिट देना चाहता है, यानी कि जो लिखा गया है मीनिंग उसका एकदम उल्टा, द मीनिंग इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड और रिटन। तो जैसे कि एग्जांपल अगर इसका हम एक लें, तो जैसे कि लाइफ इज़ ऑल जॉयस, जीवन बहुत ही हसीन है। तो इस सेंटेंस में वैसे अगर सीधा सीधा इसको देखने जाएं तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ वेरी जॉयफुल, ये इसका मतलब हो। लेकिन कवि का मतलब यहाँ पर है दैट लाइफ इज़ ऑल जॉयस का मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस को देखें तो लाइफ इज़ ऑल जॉयस, तो सिंपली अगर सेंटेंस को देखें तो हमें लगता है कि लाइफ, जीवन बहुत ही हसीन है, बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन कवि यहाँ पर जो अपना मीनिंग है वो दूसरा इस सेंटेंस के द्वारा हमें देना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने आता है जहाँ पर मीनिंग जो है वो लिखे हुए सेंटेंस से बिल्कुल अपोजिट हो, तो वहाँ पर हमें सीधा सीधा जो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा वो रहेगा आयरनी। So let's move on to our 21st figure of speech, and it is pun. Now what is pun? A word is having two meanings, one of which is to create humor। यानी कि पन जो है, जो हमारा 21st फिगर ऑफ स्पीच है पन, उसके बारे में अगर हम उसकी पहचान करना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही सेंटेंस के अंदर जो शब्द दिया होगा उस शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकलेंगे, और जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग, जो रियल मीनिंग होगा, हमें तो वही मीनिंग लेना है। लेकिन उसका जो दूसरा मीनिंग निकलेगा उसका काम होगा सेंटेंस के अंदर ह्यूमर क्रिएट करना, यानी कि जस्ट फॉर क्रिएटिंग ह्यूमर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ वर्ड इज़ हैविंग टू मीनिंग्स वन ऑफ विच इज़ टू क्रिएट ह्यूमर। यानी कि शब्द के दो मीनिंग होंगे, जो एक तो उसका रियल मीनिंग होगा, दूसरा जो मीनिंग रहेगा वो सेंटेंस को ह्यूमरस बनाएगा। एग्जाम्पल इज
on screen. An ambassador is an honest man who lies abroad for the good of his country. अब सबसे पहले आपको मतलब बताऊं एम्बेसडर का। एम्बेसडर कहा जाता है राजदूत को। हर एक जो देश है उस देश के जो राजदूत होते हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं ताकि वहाँ उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकें। तो हर एक देश जो है वो एम्बेसडर अपनी एक एम्बेसडर अपनी अपनी एम्बेसी के अंदर छोड़ता है जहाँ पर वो एम्बेसडर रहता है और उस देश में रहने वाले अपने मुल्क के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। तो एम्बेसडर यानी कि राजदूत। अब राजदूत जो है जैसे भारत का राजदूत, दुनिया के जिन भी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं उन सभी देशों के अंदर भारत के राजदूत होंगे। तो सेंटेंस का मतलब देखते हैं। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एम्बेसडर एक बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार आदमी होता है। हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, जो अब्रॉड रहता है अपने देश के भले के लिए, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब यहाँ पर जो आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं वो है लाइज। लाइज शब्द के दो मीनिंग यहाँ पर है। हु लाइज अब्रॉड मतलब जो विदेश में रहता है। जो एग्जैक्ट मीनिंग इस सेंटेंस के अंदर आ रहा है कि एन एम्बेसडर एक ईमानदार आदमी होता है जो अब्रॉड यानी कि परदेश में रहता है अपने देश के बेटरमेंट के लिए, अपने देश के गुड के लिए। इसका मतलब ये है। लेकिन आपको दूसरे तरीके से इस सेंटेंस को पढ़िए तो देखिए, एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर एक ईमानदार आदमी होता है जो झूठ बोलता है विदेश में अपने देश के फ़ायदे के लिए, अपने देश के भले के लिए। लाइज मतलब झूठ बोलना। तो लाइज के यहाँ पर दो मतलब निकल रहे हैं। एक है रहना यानी कि वहाँ होता है वो रहता है, और दूसरा है झूठ बोलना। तो दोनों में से यानी कि पहले का मतलब तो ठीक है कि जो बाहर रहता है विदेश में रहता है अपने देश के भले के लिए। दूसरा जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है कि एम्बेसडर झूठ बोलता है दूसरे देश में ताकि अपने देश का फ़ायदा हो सके, भला हो सके। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में ये मीनिंग सूट करता है। तो एक सेंटेंस का जो मोटिव है वो ह्यूमर क्रिएट करना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 22 की तरफ। ये है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? इट्स एन एब्सर्ड स्टेटमेंट विच हैज़ सम हिडन ट्रूथ टू इट। अब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ ट्रूथ भी होता है, यानी कि हिडन ट्रूथ, यानी कि उसके अंदर कुछ सच्चाई भी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर। अब देखिए सेंटेंस एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। टू ब्रिंग पीस, हमें शांति लाने के लिए क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। अब युद्ध से शांति कैसे होगी? समझ रहे हैं आप? सेंटेंस जो है वो क्या बता रहा है? टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर, कि शांति लाने के लिए हमें युद्ध करना होगा। तो युद्ध तो शांति का ऑपोजिट होगा, पीस और वॉर तो ऑपोजिट हो गए। तो युद्ध जो है वो शांति का ऑपोजिट है, तो युद्ध से पीस कैसे आएगी? तो इसका मतलब सेंटेंस इज रॉन्ग। लेकिन इसके अंदर मीनिंग क्या है? क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? अब मैं कहूँ आपसे टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर, तो आप कहेंगे सर शांति लाने के लिए हम युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध करेंगे तो तबाही मचेगी और ज़्यादा अशांति हो जाएगी देश के अंदर। ये इसका मतलब है वैसे एग्जैक्ट मीनिंग देखने जाए तो। लेकिन इसके अंदर कुछ हिडन ट्रूथ है। इसका जो रियल मीनिंग, इसके पीछे का जो हमें ट्रूथ निकालना है। ट्रूथ क्या बोलता है? टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर, कि शांति लाने के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध से जो ऐसी ताकतें हैं जो दुनिया में शांति नहीं चाहती हैं, सबसे पहले हमें उन ताकतों को कुचलना होगा, फिर ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर शांति हो जाएगी। तो वो इसके अंदर का हिडन मीनिंग है, टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर। Now coming to our next figure of speech, that is मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है वो देखते हैं। चलिए, मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच में एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट। सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे उसके करीबी नाम से, हम कह सकते हैं। यानी कि हमें एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो उस चीज़ को हम, यानी कि उस चीज़ का नाम लिख के नहीं, उससे रिलेटेड, उससे क्लोजली रिलेटेड दूसरी चीज़ का नाम लिख के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सीधा सीधा नाम नहीं लिखा जाता। समझ रहे हैं आप? हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिखना है तो वो नाम, उसका नाम ना लिखकर हम उससे रिलेटेड, उसकी बहुत ही करीबी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटेड उससे जो चीज़ है उसका नाम लिखकर हम
उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। हम नाम भले दूसरी चीज़ का लिख रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंट हम पहली चीज़ को ही कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड है टास्क मास्टर्स। अब टास्क मास्टर जो शब्द है ये यूज़ किसके लिए किया गया? टास्क मास्टर यानी कि कोई मास्टर यानी कि मालिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? एज एवर इन माई टास्क ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। कवि यहाँ पर टास्क मास्टर शब्द से भगवान को, गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि टास्क मास्टर ये शब्द जो है ये यूज़ किसके लिए किया गया है? गॉड के लिए, बिकॉज ही इज़ द टास्क मास्टर। यानी कि उसके बिना हम लोग कोई भी टास्क पूरा नहीं कर सकते हैं, और हमें जो भी टास्क दी जाती हैं वो भी उसके द्वारा ही दी जाती है। सो हियर द टास्क मास्टर वर्ड रिप्रेजेंट्स द गॉड। सो हियर figure of speech we find is metonymy. So let's move on to our next figure of speech, which is epigram. So our next figure of speech is epigram. Now what is an epigram? Epigram में a pointed saying usually introduced with an antithetical ideas. अब ये एक इस प्रकार की सेइंग है, इस प्रकार का एक कहावत है जो सेंटेंस के अंदर यानी कि जो कविता के अंदर कवि इंट्रोड्यूस करता है अपोजिट आइडिया देने के लिए। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? एपिग्राम जो है एक सेइंग है, एक कहावत है जिसको इंट्रोड्यूस किस उद्देश्य से किया जाता है? एंटीथेटिकल आइडियाज यानी कि अपोजिट आइडिया पेश करने के लिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दुश्मन नहीं बनाया है वो कभी दोस्त भी नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर कवि का जो इस सेइंग के द्वारा ये कहना है कि हमारे दोस्त होते हैं तो हमारे दुश्मन भी होते हैं। यानी कि हमारे जिस आदमी के दोस्त हैं दुश्मन नहीं हैं, पॉसिबल नहीं है। यानी कि जिसके दुश्मन हैं उसी के दोस्त होंगे और जिसके दोस्त हैं उसी के दुश्मन होंगे। अगर किसी का दोस्त नहीं है कोई तो उसका कोई दुश्मन भी नहीं होगा। अगर किसी ने कोई दुश्मन ही नहीं बनाया तो उसका दोस्त भी नहीं बना होगा कभी। तो यहाँ पर एपिग्राम में कवि एक पॉइंटेड सेइंग के द्वारा हमें अपने एंटीथेटिकल आइडियाज़ यानी कि अपोजिट आइडिया बताना चाहते हैं। यानी कि ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। यानी कि जिसने कभी दुश्मन ही नहीं बनाया है वो दोस्त भी नहीं बना सकता है। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं यहाँ पर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं एपिग्राम। चलिए चलते हैं हमारे अगले फिगर ऑफ स्पीच पे जो है इंटरनल राइम, जो कि बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर आप देखेंगे इंटरनल राइम। राइम शब्द जो है ये तो आप बड़े ध्यान से इसको समझते भी होंगे मे भी। राइम जो आप बचपन में बहुत सारी आपने राइम सीखी होंगी, उसमें आपने सीखा होगा जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब स्टार और आर ये दोनों क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो सेंटेंस के अंदर अगर राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है, अब राइमिंग वर्ड्स इट विल बी नॉट जस्ट सिंपल जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैंने बताया वैसा नहीं होगा। दैट यू हैव टू सर्च, उसमें ढूंढना पड़ेगा आपको। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एंड स्टिल विद इन अ समर्स नाइट समथिंग सो ट्रांसपोर्टिंग ब्राइट। अब यहाँ पर आप ग्रीन में हाईलाइटेड जो वर्ड्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए नाइट and bright, these both are the rhyming words. So here the figure of speech we see is internal rhyme. So coming on to our last figure of speech, that is 26th one, we'll finish it off. And the last is onomatopoeia. ये हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमेटोपिया में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। यूज़ ऑफ वर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है अगर सेंटेंस के अंदर
जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि साउंड से रिलेटेड वर्ड हों, तो ऐसे केसेस के अंदर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है। अब साउंड वाले वर्ड्स कैसे हुए? ऐसे शब्द जो साउंड से रिलेटेड हैं, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लैप माई हैंड्स टू सी। अब यहाँ पर क्लैप मतलब एक तरह का साउंड ही हुआ ना। ये क्लैप करने का मतलब क्या है कि आप दोनों हाथों को एक दूसरे में मिलाइए, पीटिए और आवाज़ करिए, तो क्लैप इज़ अ साउंड। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एंड दस ही संग हिज लास्ट गुड मोरो। संग गाना, यानी कि वो भी तो साउंड ही होगा ना। गाने से क्या एक साउंड ही प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो इस तरह हमारे सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब while learning these all figures of speech, आप इसको दो पार्ट्स में बांट लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 26 फिगर्स ऑफ स्पीच में से जो बहुत ही इजी हैं उनके नाम अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पहले दो कॉलम बनाइए जिसमें एक तरफ आप ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच लिखिए जो बहुत ही आसान है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ओनोमेटोपिया। यहाँ पे साउंड आप समझ सकते हैं आसानी से किसी भी सेंटेंस को समझकर कि साउंड इसमें बताया गया है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर साउंड की बात की गई है तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर इंटरनल राइम, यानी कि राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होता है, वहाँ पर इंटरनल राइम देखने को मिलता है। तीसरा हमने देखा भी एपिग्राम, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आप हार्ड वाले में रखिएगा, दैट यू कैन लर्न। यानी कि पहले हम कौन कौन से करेंगे जो कि बहुत ही ईजी हैं। ऐसे भी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि बहुत ही आसान हैं, जैसे कि हमने पीछे दो कर लिए हैं, तो दो के बाद हम और भी इसमें काफ़ी सारे ढूंढ सकते हैं। ये भी आसान है टर्टोलॉजी। यहाँ पर आप देखिए मोशनलेस और स्टिल दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, लेकिन फिर भी इसको दो बार लिखा गया, तो ये भी एक आसान है काफ़ी, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स भी बहुत ईजी है। एंटी क्लाइमेक्स में आप जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो चौथा ये आपका हो गया जो कि काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। क्लाइमेक्स के अंदर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बजाय उल्टा उसका, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब आइडियाज़ को लेते हैं, जैसे कि नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक, तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये 5 हो गए आपके। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आप देखिए एंटीथेसिस, ये आपका 6th है, यानी कि 5 अभी पीछे हम काउंट कर चुके हैं जो कि काफ़ी आसान है। 6th वन इज एंटीथेसिस है। इसमें आप देख सकते हैं ऑपोजिट्स का, स्पीच और साइलेंस, ऑपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम एक्सक्लामेशन को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक्सक्लामेशन मतलब जिसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया हो। इसके अलावा इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क हो, तो वो भी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो लगभग 8 तो आप बहुत आसानी से यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा रिपीटिशन की बात करें, कोई भी एक जो वर्ड है वो बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे द आप देख रहे हैं ग्रीन में हाईलाइट किया, वो वर्ड जो द है बार बार रिपीट किया गया है, तो ये भी काफ़ी आसान है। देन अलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है। एग्जांपल आपने देखा स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, यहाँ पर एस 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर अलिट्रेशन है। तो लगभग अभी तक हमने 10 ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच किए हैं जो काफ़ी आसान है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं अपोस्ट्रोफे में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ तो ऐसे शब्द आप जो देख रहे हैं, दो, दाई, दाइन, दैसेल्फ, ओ एट्सेट्रा, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक्सक्लामेशन मार्क भी आ सकता है। तो ये हमारे 11 हो चुके हैं, 11। इसके अलावा ऑक्सीमोरन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं एंटीथेसिस, यहाँ भी ऑपोजिट वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन साथ में अब यहाँ पर काइंड और क्रूएलिटी ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, लेकिन साथ में लिखे गए हैं, तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी आप कर सकते हैं मेटाफर में कि कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि यहाँ पर कैमल को शिप बोला गया है, लेकिन इसमें एज, सो, लाइक जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। अगर इसमें एज, सो, लाइक जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता तो सिमिली होता, और इसमें कंपैरिजन किया जाता अगर इन वर्ड्स के साथ तो सिमिली होता, लेकिन इसमें कंपैरिजन किया गया लेकिन इन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया, दैट मीन्स यहाँ पर मेटाफर हो सकता है। तो कुल मिला के अभी हमने देखा कि देर आर
26 फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें से अराउंड 13 फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो कि हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बचे सिर्फ 13, तो 13 को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उनको लर्न करना है। बाकी जो 13 अभी हमने डिस्कस किए ये तो बहुत ही आसान है, एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज 13 फिगर्स ऑफ स्पीच। सो होपफुली यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।